तो कल हमने ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे, जिसमें हमारा था वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो स्लोप होता है पीआई ग्राफ का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को। ठीक है। इसके बाद हमने स्टडी किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम मूव ऑन किए थे कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड नहीं करता, तो किस ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपका रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था? लेट सपोज आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। ठीक है। एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L एंड एरिया क्या है आपका A। ठीक है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, लेट सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस एंड से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बिटवीन क्या होगा? कॉलिजन होगा। ठीक है। तो कितनी लेंथ तक कॉलिजन होगा? लेंथ L तक। लेकिन अगर मैं एक कंडक्टर कंसीडर करता हूं जिसकी लेंथ क्या हो गई? लेट्स से 2L। अब इसकी लेंथ कितना हो गया? 2L। बट क्या इसका एरिया चेंज हुआ है? एरिया चेंज नहीं हुआ है, बस लेंथ की कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज किया गया। ठीक है। अब कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको? 2L डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? बीच बीच में कौन है? प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ क्या होगा? कॉलिजन होगा। अब डिस्टेंस पहले L लेंथ तक कॉलिजन हो रहा था, लेकिन अब कंडक्टर की लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज हो गई, इट मीन जो कॉलिजन है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कॉलिजन भी इंक्रीज हो गया। अगर कॉलिजन इंक्रीज हुआ, और कॉलिजन को ही एक तरीके से हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्या कर रहे हैं? रजिस्ट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रजिस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या ऑफर कर रहे हैं? अपोजिशन। और उस अपोजिशन को ही हमने क्या नेम दिया था? रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि जो रेजिस्टेंस होता है, ऑलरेडी मेंशन हम कर चुके हैं, नोट भी कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर वायर। अब हमको एक पैरामीटर और देखना है। अभी हमने सिर्फ क्या चेंज किया है? लेंथ को चेंज किया है। क्या एरिया को डिस्टर्ब किया? कंडक्टर के एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया है। मतलब क्या हुआ? एक कंडक्टर ये है आपके पास, दूसरा कंडक्टर ये है, दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है। क्या हो गई? इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, बट इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या चेंज किया? नहीं किया। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक कंडीशन अप्लाई ले रहे हैं यहाँ पर। लेट सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है, अब मैं इसकी लेंथ कंसीडर कर देता हूँ L, कैपिटल L। ठीक है। और इसका एरिया है A। अब इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, उनको जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा या अपोजिशन ऑफर्ड होगी ड्यूरिंग द कॉलिजन विद प्रोटॉन्स। बीच में कौन कौन बैठे हुए होंगे? आपके प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हुआ, देखो इसके बीच में क्या आया? पॉजिटिव, तो इसने इसके साथ कोलाइड किया, फिर कोलिजन के बाद स्पीड कम हुई, फिर ये धीरे धीरे स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और लगातार क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। किसके बिटवीन? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बिटवीन। अब यहाँ पर कितना क्रॉस सेक्शन एरिया में ये कोलिजन हो रहा है? इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में ये कोलिजन हो रहा है।
ठीक है, समझ आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसकी एरिया को इंक्रीज किया, इसको एरिया को मैंने इंक्रीज कर दिया कुछ इस तरीके से, ये लेंथ अभी भी कितना है आपका, लेंथ को डिस्टर्ब नहीं किया है, लेंथ आपका क्या है एल ही है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया इसका लगभग डबल हो गया, 2a हो गया। इट मीन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा था और ये इस पॉजिटिव के साथ कोलाइड हो रहा था, वो अब क्योंकि क्यों कोलाइड हो रहा था, क्योंकि इस जैसे ही इसके पास ही इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा था तो इसको साइड से निकलने की रास्ता नहीं थी, ऐसे आप मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही एरिया ब्रॉड हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो इस लेंथ और इस एरिया में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो प्रोटॉन भी सेम ही होंगे। जब इलेक्ट्रॉन जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब यहाँ पर जब एरिया को इंक्रीज किया तो इट मीन्स क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो पहले कंजेस्टेड थे, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स कंजेस्टेड है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हो गए, मतलब इन्होंने लार्ज डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूव करने का तो यहाँ से निकल गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिला, इसके साथ कोलाइड तो हुआ लेकिन फिर आगे चला गया, अब इसके साथ इसलिए रास्ता देगा, फिर यहाँ से चला गया, फिर एक प्रोटॉन मिला, इसके साथ कोलाइड हुआ लेकिन ये साइड से निकल गया, तो यहाँ लगातार कॉलिजन हो रहा था। यहाँ कॉलिजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ कॉलिजन कम हो रहा है क्योंकि हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया। अब कॉलिजन अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस ही कम ऑफर करेगा, कौन, ये कंडक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, अगर मैं कंडक्टर के एरिया को इंक्रीज करता हूं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बिटवीन जो कॉलिजन है वो भी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है ना, इस वजह से जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट मीन्स एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है यहाँ से कि रेजिस्टेंस इज, इस सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हम नोट कर चुके थे कल, ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the cross sectional area of the conductor, इसका मतलब ये है कि R प्रोपोर्शनल टू 1/a, R प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है। अब सेकंड थिंग, थर्ड थिंग को समझते हैं। थर्ड थिंग क्या है हमारे लिए, थर्ड पॉइंट, थर्ड थिंग क्या है, देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की तरफ चलें तो लेट्स सपोज ये मैंने अभी जो मटेरियल ले रखा था वो किसका है, कॉपर का है, ठीक है। अब मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, कॉपर की जगह क्या यूज कर लिया, लेट्स से एल्यूमिनियम यूज कर लिया, क्या यूज किया, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब बताओ कॉपर मोर कंडक्टिव है या एल्यूमिनियम मोर कंडक्टिव है, वेक्टर कौन है, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसमें भी होते हैं, ठीक है। बट एल्यूमिनियम और कॉपर में दोनों का मटेरियल क्या हो गया, चेंज हो गया, दोनों का मटेरियल चेंज हुआ। अब दोनों का मटेरियल चेंज हुआ है, इसका मतलब ये जो एल्यूमिनियम वायर है या कंडक्टर है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, और सिमिलरली कॉपर भी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। बट कंडीशन मतलब डिफरेंस क्या है कि एल्यूमिनियम ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कॉपर एल्यूमिनियम के कंपेयर में कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने मटेरियल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कॉपर इज मोर कंडक्टिव देन एल्यूमिनियम, ठीक है, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम रेजिस्ट मोर एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो इट मींस हम मटेरियल को चेंज कर रहे हैं तो भी रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है ना। जैसे मेरी बॉडी है,
या आपकी बॉडी है, किसी को ठंड पसंद होती है, मतलब ठंड को रजिस्ट करना मुश्किल हो पाता है, किसी को विंटर्स को रजिस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, किसी को समर को रजिस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। भाई नेचर है, ऐसी है, ये मटेरियल का नेचर है। ठीक है, तो जैसे ही आप मटेरियल को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स इट्स मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is also depends its material। इसके मटेरियल पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो अगर मैं कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अभी बाद में भी समझाऊंगा, लेकिन अभी बस थोड़ा सा हिंट कर लो, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तब वहां पर बिल्कुल पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और क्यों इंक्रीज होगा। बट अभी थोड़ा सा याद रख लो कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर resistance of a conductor is also depends on its temperature। ठीक है, नाउ अभी मैं डायग्राम को रफ करता हूँ क्योंकि हमें फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें, फर्स्ट पॉइंट क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कंक्लूजन अगर हम निकालें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल बाई। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट क्या हुआ आपका, रो, एल बाई ए। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रिलेटेड टू लेंथ एंड एरिया एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। यहाँ पर रो क्या है, व्हाट इज रो, रो इज resistivity of a conductor। Rho is proportionality constant and known as resistivity of a conductor। क्लियर, तो डाउट यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। एरिया से कैसे रिलेशन है, तो एरिया रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू मटेरियल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब सेकंड थिंग है टेम्परेचर को और इंक्रीज करें तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है। वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे आने वाले क्लासेस में, कि जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें हम स्टडी करेंगे कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज क्यों होता है। हम दोनों ने इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद हमें पता चला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो जो है वो क्या है आपका, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक, नोट डाउन। अभी हमने एक टॉपिक ऑब्जर्व किया जो था हमारा रेजिस्टेंस और फैक्टर्स जिस पे वो रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। इसी के जस्ट अपोजिट क्या है आपका, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन इन इट।
किसी भी कंडक्टर में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो कंडक्टर क्या कर रहा है, उनके फ्लो को अपोज कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। लेकिन अब उसी का जस्ट अपोजिट, भाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या कर रहे हैं, यानी कि चार्ज जो है वो कंडक्टर में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब मटेरियल उसको सपोर्ट भी तो कर रहा होगा फ्लो होने के लिए, है ना। तो इसका वही क्या है आपका कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट या रेसिप्रोकल क्या बोलेंगे हम उसको, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज reciprocal of resistance, it is reciprocal of resistance, clear। now resistance के रेसिप्रोकल है, डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय G, ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो G इज इक्वल टू 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास रो L/A, तो G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू A/ρL, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंडक्टेंस। अब अगर रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो क्या थी, रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। तो जो कंडक्टेंस है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, है ना, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, और अगर सिंबल के फॉर्म में लिखें तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को और क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स को बोलेंगे, यही लिख देता हूं, और सीमेंस, क्या बोलेंगे, सीमेंस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसको, ओम इनवर्स को, ओम को नहीं, ओम इनवर्स, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था सीमेन ओम, ठीक है, जिनका नाम था, फिजिशियन थे एक, ठीक है, फिजिस्ट थे, तो उनका जो पूरा नाम था वो था सीमेन ओम्स, ओम्स ले लिया रेजिस्टेंस के लिए, सीमेन ले लिया कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड है सीमेन, जो किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का यूनिट है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी हमने एक टॉपिक देखा था, मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आया था, जिसको हमने क्या नेम दिया था, रेजिस्टिविटी, रो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखें फ्रॉम द रेजिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से ऑब्टेन करते हैं मेरा, रो इज इक्वल टू RA/L, क्लियर। अब मैं एक ऐसा कंडक्टर ले लेता हूं, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए एक ऐसा कंडक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं, उस कंडक्टर का जो एरिया है वो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, एंड उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर। तो ये जो रेजिस्टेंस है यानी कि रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली किसकी इक्वल है, रेजिस्टेंस की, न्यूमेरिकली किसकी इक्वल है, रेजिस्टेंस की इक्वल। तो इट मींस resistivity of a conductor is numerically equal to its resistance, resistivity of a conductor is numerically equal to its resistance when the length and the area of that conductor, the length and area of that conductor will be 1 meter and 1 meter square respectively। बात समझ आ गई, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हो गई, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू
न्यूमेरिकली equal to the resistance of the conductor, the resistance of the conductor when its length and area, cross sectional area, cross sectional area 1 meter, 1 meter and 1 meter square, 1 square meter, 1 square meter रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली किसकी इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी की इक्वल। अब रेजिस्टिविटी है क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी। क्लियर, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है ना, रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है, अगर आप फार्मूला देखें तो फार्मूले में क्या है, रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए है ना। तो रेजिस्टेंस लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड कर रहा है, क्या रेजिस्टिविटी भी एरिया और लेंथ पे डिपेंड करती है, क्या रेजिस्टिविटी भी एरिया और लेंथ पर डिपेंड करती है? आंसर नो, नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। एक वाटर हम कंसीडर करते हैं, लेट सपोज मैं अपने घर से वाटर लेकर आया, ठीक है, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट है, हम सभी जानते हैं। वाटर को हम लेकर आए, कोई वाटर लेके आता है लगभग सी से, मतलब किसी भी सी से ले आए वाटर, ठीक है, कोई पुल से लेकर आता है, कोई अपने घर से लेके आता है, कोई यहाँ का पानी यूज करेगा। लेकिन उन सब की जो वाटर की डेंसिटी है, जितने भी वाटर के मैं सैंपल कलेक्ट करके लेके आऊँगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्विमिंग पूल का हो, चाहे वो किसी भी रिवर का हो, तो लगभग जो सबकी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो लगभग क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये किस डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि किसी भी वाटर की जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेट क्या होती है, कांस्टेंट, डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर जो चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे और एग्जांपल को समझते हैं, प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट को छोड़ो, अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर अप्रोक्सीमेटली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि ये क्या है, अर्थ की प्रॉपर्टी है ना, जो अट्रैक्शन है वो क्या है, अर्थ की प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो डेंसिटी है वाटर की कितनी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये डेंसिटी जो है वो वाटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मैं चाहे 1 लीटर वाटर लेकर आऊं, चाहे 10 लीटर वाटर लेकर आऊं, चाहे आपका 1000 लीटर वाटर लेकर आऊं, बट उसकी पर मीटर क्यूब, ध्यान से समझना, पर मीटर क्यूब जो डेंसिटी रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 1000 किलोग्राम पर मीटर। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली ये जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। चाहे मैं 1 मीटर का वायर लेकर आऊं, चाहे मैं 2 मीटर का वायर लेकर आऊं, चाहे मैं 1000 मीटर का वायर लेकर आऊं, उसकी रेजिस्टिविटी क्या चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। और देखो इस फॉर्मूले से भी आपको पता चल रहा होगा कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है और A है। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया है, ध्यान से समझना, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया है तब यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट आया, ठीक है, L/A, तब हमने लिखा रो L/A। तो रो तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, रो क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। तो रो अगर
रो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि रो जो है वो नॉट अ फंक्शन, या ऐसे भी मैथ की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, नॉट अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड एरिया। ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। चाहे आप 1 मीटर का वायर लेकर आए, चाहे उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, चाहे उसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर हो, चाहे उसका एरिया 0.11 स्क्वायर मीटर हो, बात समझ आ रही ना, उसका डेंसिटी सॉरी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज resistivity independent of resistivity of a conductor resistivity of a conductor is independent of resistivity of a conductor is independent of its length एंड एरिया। और कहीं कहीं बुक में डायरेक्टली लिखा होता है क्या, डायमेंशन, इट्स डायमेंशन, और ज्योमेट्री, मतलब कंडक्टर का डायमेंशन क्या है, कंडक्टर की ज्योमेट्री क्या है, रेजिस्टिविटी उस पर मैटर नहीं करता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगी भाई, 2 ही पैरामीटर है सिर्फ जो लास्ट में रेजिस्टेंस के बचे, पहला नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी किसकी है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो इसका मतलब मटेरियल को जब आप चेंज करेंगे तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन nature of material and temperature क्लियर। तो आई थिंक समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर। देखो रेजिस्टिविटी अब हमने समझा, इसी का जस्ट अपोजिट एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी सिग्मा। तो कंडक्टिविटी क्या होता है भैया, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इससे नोट करेंगे सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। अब रो की वैल्यू क्या होती है, रो की वैल्यू है RA/L, RA/L। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, L/A, ठीक है। अच्छा हमने यूनिट की बात नहीं की, किसके, रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट बताओ जरा क्या होगी। देखो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो किस रेजिस्टिविटी को किसका फॉर्मूला है, वो किसकी इक्वल है, RA/L। तो यहीं से तो यूनिट निकलेगी इसकी, तो यहाँ से यूनिट निकालते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या हो गई इसकी, यूनिट हो गई इसकी ओम मीटर। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है, इट मींस कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। तो इसको एक वर्ड में क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट हो गई, एसआई यूनिट ऑफ रो सिग्मा इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को लिख सकते हैं सीमेंस, है ना, सीमेंस। और सीमेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, तो हम क्या लिख सकते हैं, एस मीटर इनवर्स, एस मीटर इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स। किसकी यूनिट हो गई है, कंडक्टिंग। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है।